नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और अब की बार मेंस पार सीरीज में, जिसके तहत आज जो है हम जीएस पेपर 3 से प्रश्न कराने वाले हैं। ये 3 से नहीं होगा यार, ये 2 से होगा। ये गलत मिसप्रिंट हो गया है, आप लोग इसका ध्यान। 2 होगा और प्रश्न है कि नीति निर्माण प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों मतलब जो एनजीओज होते हैं की भूमिका की जो है वो विवेचना करनी है। और देखिए ये 8 अंक का प्रश्न है और ये विगत वर्षों में आया हुआ प्रश्न है। चूँकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ होता क्या है कि अगर एक बार आया है तो एक साल नहीं आएगा, फिर अगले साल कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में यहाँ से प्रश्न आयोग बना ही देता है। तो ये आयोग का फेवरेट टॉपिक है, तो हम सोचे कि इसको भी जो है हम करा दें। देखिए एक तो हम यूपी स्पेशल से संबंधित जो एनजीओज हैं वहाँ मैंने कराया है, लेकिन वहाँ क्या है कि वो यूपी से रिलेटेड जो गैर सरकारी संगठन है जो कार्यरत हैं विभिन्न क्षेत्रों में, हमने उसकी चर्चा करी है। तो वो अलग वीडियो, वो यूपी स्पेशल के पेपर का है। तो ऐसा नहीं कि वहाँ की चीज़ें आप यहाँ कर दीजिए, यहाँ की चीज़ें वहाँ कर दीजिए, तो ये घालमेल मत करिएगा, क्योंकि ये सेकंड पेपर का टॉपिक है और यहाँ यदि आता है तो इसका मॉडल आंसर अभी जो हम बता रहे हैं वो होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जा करके पीछे उसको देख भी लीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कि देखिए वैसे तो आपको राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत से जो है वो एनजीओज के बारे में पता है, लेकिन जब वो सेंट्रलाइज करवाता है यूपी स्पेशल के पेपर में कि आप यूपी से संबंधित एनजीओज के बारे में बताइए, तो आप फिर बंगले झाँकने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपका प्रैक्टिस नहीं होता, आप इतना डेप्थ में जाके पढ़ते नहीं हैं। और यही कारण है कि पेपर 5 और पेपर 6 में जो है आप अंक नहीं पाते। आपको लगता है कि अरे यार इसको तो हम सेकंड थर्ड पेपर में जो पढ़े हैं वो यूपी से जोड़ करके लिख देंगे, लेकिन जब आप मुख्य परीक्षा में लिखने जाते हैं और अगर आप पहले से तैयार नहीं हैं, पहले से आपके पास फैक्ट नहीं है, तो विश्वास मानिए आपका पेन नहीं चलेगा। और अगर मुख्य परीक्षा में पेन नहीं चल रहा है तब तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि वहाँ क्या है कि जब आप परीक्षा दे रहे होंगे आपको प्यास भी लगेगी, आपको टॉयलेट भी लगा रहेगा, आपको उठने का मन नहीं करेगा, आपको पानी पीने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आपको लगेगा इससे हमारे 30 सेकंड या 1 मिनट बेकार हो जाएंगे। मतलब कितनी कीमत होती है। और वो सब चीज़ें आप तभी बेहतर कर सकते हैं कि जब आप खूब आंसर राइटिंग करेंगे, क्योंकि मुख्य परीक्षा को पास करने की पहली शर्त ही यही है कि आप बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग करें। क्योंकि अभी जो पैटर्न है, आप सोचिए कि 3 घंटे में 20 क्वेश्चन करना होता है, फिर 1 घंटे के गैप के बाद फिर 20 क्वेश्चन, और ये प्रक्रिया ऐसा नहीं कि एक दिन में समाप्त हो गई, ये 4 दिन चलने वाली प्रक्रिया है। 3 दिन तो 40-40 क्वेश्चन करने होते हैं, उसके बाद फिर जो पेपर होता है सामान्य हिंदी का होता है, एस्से का होता है, उसमें थोड़ा सा आराम मिलता है। लेकिन ऐसा आराम क्या भाई, वहाँ भी तो 3 निबंध लिखने होते हैं। सामान्य हिंदी का 150 अंक का प्रश्न होता तो उसमें भी करने ही करने होते। तो लिखना बहुत है, और लिख आप तभी पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। इसलिए देखिए कि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो काफ़ी विद्वान हैं, उनको चीज़ें बहुत अच्छी आती हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा मुख्य परीक्षा में अंक नहीं पाते, क्योंकि उनका जो है वो राइटिंग स्किल जो है वो डेवलप नहीं है। और यदि आप लोगों में से कोई हमसे ये पूछे कि सर सफल होने के लिए, यूपीएससी में सफल होने के लिए प्रेजेंट टाइम में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है, तो हम तो यही कहेंगे कि इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो राइटिंग स्किल। क्योंकि आपके ज्ञान के साथ साथ अब आपके राइटिंग स्किल की भी परीक्षा है। इसमें क्या है कि आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न के अनुसार जो है टू द पॉइंट लिखने का आपके पास अप्रोच हो, और वो एक टाइम पीरियड में हो। ऐसा नहीं है कि भाई 3 ही घंटा में 20 क्वेश्चन करना है। अगर आपकी राइटिंग स्किल थोड़ी सी वीक है, थोड़ा सा कमज़ोर है, आप चीज़ों को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आपका जो है वो प्रश्न छूट जाएगा। और अगर प्रत्येक पेपर से आप 1-2 क्वेश्चन ही छोड़े, क्योंकि लास्ट में तो 12 अंक के प्रश्न होते हैं, और अगर 1-2 क्वेश्चन ही छोड़े तो 6 पेपर में अगर आप 6 ही प्रश्न छोड़ के आते हैं, तब भी आप करीब 100 नंबर से ज़्यादा का प्रश्न छोड़ के आ गए, तो फिर आपकी स्थिति क्या रहने वाली है आप समझ सकते हैं। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि ये जो हमारा सीरीज है अब की बार मेंस पार,
तो इतना 2-3-4 मिनट जो हम आपके साथ बोलते हैं, आपको लगता होगा कि सर बहुत ज्ञान देते हैं। देखिए ज्ञान नहीं, ये आपको बता रहे हैं कि इसकी जो है तीव्रता कितनी है, इसमें समस्याएं क्या है, आपको हम पहले से अलर्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों के पास प्रत्येक दिन बहुत से बच्चे आते हैं, और जब मुख्य परीक्षा चल रहा होता है तो उस समय भी कभी कभी बच्चे आते, मतलब परीक्षा दे करके आए, सबसे पहले फ़ोन किए कि सर बहुत दुखी हैं, बहुत गड़बड़ हो गया। क्या हो गया भाई? सर प्रश्न छूट गया। तो आपका कैसे छूट गया? सर आ तो सब रहा था, लेकिन वो टाइम मैनेज नहीं कर पाए। तो टाइम मैनेज क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपने उस हिसाब से प्रैक्टिस ही नहीं किया, या आपने उतना आंसर राइटिंग किया ही नहीं। क्योंकि जो बच्चा पास कर रहा है, या जो बच्चा अपने सारे पेपर्स को कंप्लीट कर रहा है, वो विश्वास मानिए वो बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग करके जा रहा है। और आप जब खूब आंसर राइटिंग करके जाएंगे तो मुख्य परीक्षा में होगा क्या कि आपका दिमाग जो है वो कुछ क्वेश्चन को देखते ही लगेगा, करे यार ये तो हम किए हुए हैं, तो तुरंत जो है उसका पॉइंट आपको देने लगेगा और आपको लिखने में सहूलियत होगी। जब दिमाग पॉइंट खोजने में लगेगा, देखिए 2-4 क्वेश्चन में यदि दिमाग जो है पॉइंट को खोज रहा है तो वो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। क्योंकि कहीं भी कोई भी टेस्ट पेपर का या कोई भी बैच की एक क्षमता होती है कि वो 20 में 20 क्वेश्चन नहीं फंसा सकता। लेकिन हाँ 15, 13, 14, 15 क्वेश्चन तक चले जाते हैं। अगर 13, 14, 15 क्वेश्चन आपको जो है टेस्ट सीरीज से मिल जा रहा है और 2-4 क्वेश्चन में आपको जोड़ तोड़ के भी लिखने को मिल रहा है, तब भी कोई समस्या नहीं है। समस्या तब होती है कि जब कुल आपको 2-4 क्वेश्चन ही आ रहा हो, बाकी 12, 13, 14 क्वेश्चन को आपको जोड़ तोड़ के लिखना पड़े, तब फिर जो है आप मुख्य परीक्षा की रेस से बाहर हो रहे हैं। तो इस रेस में बने रहने की महत्वपूर्ण शर्त है आंसर राइटिंग, और इसके तहत ही जो ये हमारा सीरीज है जो हम ला रहे हैं अब की बार मेंस पर, प्रत्येक दिन मंडे टू फ्राइडे जो है प्रत्येक पेपर से न केवल हम यहाँ प्रश्न कराते हैं, इसका मॉडल आंसर देते हैं, साथ ही साथ आपको प्रश्न का उत्तर लिखना कैसे है उसको भी सिखाते हैं। कैसे भूमिका लिखनी है, कैसे बीच का पार्ट लिखना, कैसे निष्कर्ष लिखना, ये सारी चीज़ें बताते हैं। बस इस टाइम जो है आप मतलब बने रहिएगा। और प्रत्येक शनिवार को जो वीकली करंट अफेयर्स है वो भी हम लाते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में या मुख्य परीक्षा में आप सभी जानते होंगे कि करंट की कितनी भूमिका होती है। और करंट की जो तैयारी होती है, अगर आपको ये लगे कि लास्ट में जो घटनासार घटना चक्र आएगा इस दृष्टि का, उसको हम पढ़ करके करंट में कर लेंगे, तो अभी जो बच्चे कमीशन दे रहे हैं आप उनसे देखिए, उनकी हालत ख़राब है, वो पीटी फेल कर रहे हैं। क्योंकि अब आयोग भी समझ चुका है कि नहीं, बच्चे जो है थोड़ा सा इनको और परिश्रम कराने की ज़रूरत है। तो वो ऐसे स्टेटमेंट ही बना रहा है कि आपको एक तो मिल जाएगा, लेकिन दूसरे के लिए आपको सहारा किसका लेना पड़ेगा? डेली न्यूज़पेपर का, जो मंथली मैगजीन है उसका। जब तक आप ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तब तक घटना चक्र, घटनासार, ये सारी चीज़ें उतनी ज़्यादा लाभदायक नहीं होंगी। तो इसी के तहत हमारा भी प्रयास है कि हम जो है वीकली जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हों वो कराते चलें, ताकि आपके पास जो है वो मुख्य पीटी या मेंस के पहले करंट को लेकर के एक बैग कोई बर्डन ना है। जनरली बच्चे करते क्या है कि करंट को छोड़े रहते हैं, करंट को छोड़े रहते हैं। उनका ये मानना होता है कि करंट तो लास्ट में हम कर लेंगे, और लास्ट में सपोज करिए कि घटना चक्र से ही सारे क्वेश्चन फंस गए। अगर फंस भी गए तो घटना चक्र आता कब है, घटना आई दृष्टि आती कब है, घटनासार आता कब है? वो परीक्षा के 15 दिन पहले। और 15 दिन पहले आपको कितनी चीज़ें पढ़नी होती हैं भाई, आपको सारे स्टैटिक पोर्शन पढ़ने होते हैं, रिवीजन करना होता है, आंकड़े पढ़ने होते हैं, आर्थिक समीक्षा पढ़नी होती है, बजट पढ़ना होता है। तो वो सारी चीज़ें, उसके बाद करंट का एक बर्डन, तो आप उसमें जो पढ़ते हैं तो बहुत गहराई से पढ़ नहीं पाते और आपकी चीज़ें छूट जाती हैं। तो उससे बचने के लिए डेली करंट अफेयर्स पे काम करिए। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर डेली आप करंट अफेयर्स पे काम नहीं करेंगे तो करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है, तो आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़िए तो और देखिए डेली तो कुछ ऐसा भी नहीं है कि डेली जो है न्यूज़पेपर में करंट अफेयर्स की चीज़ें आ रही हैं। जब आप पढ़िए, अगर आपको कुछ भी लगे उसको नोट कर लीजिए। सप्ताह में आप देखेंगे 4-5 घटनाएं ऐसी होती हैं कि जो बेसिकली आपके परीक्षा के लिए उपयोगी होती हैं, या 2-3 आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो आपके मेंस के लिए उपयोगी होते हैं। तो उनके लिए जो है आप काम कर लीजिए, उनको उनका कटिंग रख लीजिए, उनको नोट डाउन कर लीजिए। और फिर हमारा ये जो वीडियो है ये देखते रहिए, जो आपकी मंथली मैगजीन है उसको पढ़ते रहिए।
फिर आपका जो ये घटनाचार घटना चक्र है वो बहुत सहायक भूमिका में रहेंगे। जब इतना करके जाएंगे तो विश्वास मानिए कि अगर 30 क्वेश्चन आ रहा है तो आप 26, 27, 28 तक जो है वो एक्यूरेट करके आएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स में जो है वो एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा होती है। भाई स्टैटिक पोर्शन में आप बहुत ज़्यादा परिश्रम कर लीजिए, मतलब एड़ी से चोटी लगा दीजिए, तो आपकी जो क्षमता वो 70 से 75%, मतलब 70-72% मैक्सिमम होती है, इससे ज़्यादा आप सही नहीं कर पाएंगे। लेकिन करंट एक ऐसी चीज़ है कि अगर यहाँ आप थोड़ा सा भी एफर्ट लगाएंगे और तरीके से लगाएंगे, निरंतर लगाएंगे, तो ये एक्यूरेसी आपकी डायरेक्ट 85 से 90% पहुँच जाएगी। और यही जो है प्रीलिम्स या मुख्य परीक्षा में आपको अतिरिक्त जो है वो लीड दिलाने का काम करेगी। तो आज कुछ ज़्यादा ही 5-6 मिनट ज़्यादा बोल दिए। चलिए, कभी कभी बोलना भी ज़रूरी होता है, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर कोई व्यूवर्स हमारा जो है हमारे चैनल पर नया है और उसको इन सब चीज़ों की जानकारी मिल जाए और वो अपने पढ़ाई का जो मोड है वो परिवर्तित करके इस दिशा में पढ़े और उसको उसका लाभ मिल जाए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि आपका सिलेक्शन जो है वो हमको बहुत मोटिवेट करेगा। तो इसीलिए इतना बोलते रहते हैं। तो आइए अब अपने प्रश्न पे देखते हैं। देखिए, नीति निर्माण प्रक्रिया में गैर सरकारी जो है वो संगठनों की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो 8 अंक का प्रश्न है। तो सबसे पहले क्या है कि गैर सरकारी संगठन जो एनजीओज हैं, यही आपके की पॉइंट है। और चूंकि 8 अंक का प्रश्न है तो इन्हीं को जो है आधार बना करके यही मतलब भूमिका का काम कर जाएंगे। बस 10 से 15 शब्दों में इन्हीं के बारे में बता दीजिए। तो विश्व बैंक के अनुसार गैर सरकारी संगठन एनजीओ अलाभकारी संगठन होते हैं जिनका उद्देश्य पीड़ितों को राहत देना, गरीबों को सशक्त करना, पर्यावरण की रक्षा करना एवं बुनियादी सामाजिक सेवाओं को जो है वो सुदृढ़ करना आदि है। मतलब अगर कोई परिभाषा आप किसी संस्था को कोट करके बता रहे हैं तो थोड़ा सा उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है। अगर आपको याद है तो आप ज़रूर इसका प्रयोग करें। जैसे यहाँ मैंने विश्व बैंक के अनुसार जो है एनजीओ की परिभाषा दी है। और इसी तरह ये संगठन जो है वो समाज सेवा के भाव से प्रेरित होकर समाज सेवियों तथा बुद्धिजीवियों द्वारा निर्मित किए जाते हैं। मतलब भाई एनजीओ का गठन कौन करता है? चूँकि एनजीओ के उद्देश्य में ही समाज सेवा निहित है और ये समाज सेवियों और जो बौद्धिक वर्ग है समाज का उसके द्वारा इनका गठन होता है, जिनका उद्देश्य समाज के पिछड़े तथा वंचित लोगों के कल्याण एवं विकास हेतु कार्यक्रमों का जो है वो निर्माण करना होता है। जैसे अगर आप कुछ एनजीओज के इस तरीके के उदाहरण भी दे दीजिए, जैसे स्माइल फाउंडेशन, प्रथम फाउंडेशन, फिक्की, एसोचेम आदि। तो आप यहाँ अपने पहले स्लाइड में जो है एनजीओज के बारे में बताए, उसकी क्या भूमिका होती है, उसकी निर्माण प्रक्रिया क्या होती है, और कुछ एनजीओज का आपने जो है वो उदाहरण दिया। और आपको भी अपने प्रश्न में इसी तरीके से मतलब लिखना है, अनावश्यक लेखन नहीं करना है, टू द पॉइंट बने रह के जो प्रश्न की एक्चुअल डिमांड है उसी के इर्द गिर्द आंसर राइटिंग करनी है। फिर आपके प्रश्न में अब ये है कि नीति निर्माण में एनजीओ की जो भूमिका है वो बताना है। तो इसमें अगर सबसे पहली आप भूमिका देखेंगे तो मध्यस्थता के रूप में, मतलब एनजीओ क्या करता है तो मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। किसके बीच निभाता है? तो सभ्य नागरिक समाज एवं सरकार के मध्य जो है एक कड़ी का काम करता है। ये सरकारी कार्यक्रमों को जो है वो जनता तक तथा जनता की समस्याओं को जो है वो सरकार तक जो है पहुंचाने का काम करते हैं। तो यानी कि ये मध्यस्थ होते हैं नागरिक समाज और सरकार के बीच। तो पहला पॉइंट आपने ये बता दिया। और फिर दूसरा है कि जो एनजीओ होते हैं वो दबाव समूह के रूप में भी जो है वो काम करते हैं। मतलब एनजीओ जो है सरकार की नीतियों और कार्यों के विरुद्ध जनता की राय जुटाते हैं एवं सरकारों पर दबाव डालकर जनहित में जो है वो नीतियां भी बनवाते हैं। मतलब जो एनजीओ होते हैं, जैसे सरकार ने भूमि अधिग्रहण जो बिल लेकर के आई थी 2013 में, तो उसको लेकर के मतलब चूंकि जनता में आक्रोश था, जनता को चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, तो
तो उस समय जो महत्वपूर्ण एनजीओ थे उन्होंने जनता की राय को समझा, जनता की नब्ज को समझा और उसको ले करके उन्होंने सरकार पे दबाव डलवाया और फिर जनता के हित में जो है नीतियों को बनवाने में सफल प्रयास किया। तो ये चीज़ें हैं कि दबाव समूह के रूप में भी जो है एनजीओ काम करते हैं। हालांकि इसका एक अलग पक्ष भी है कि कभी कभी ये एनजीओ जो है जनता को हित में ध्यान न रख करके स्वहित में काम करने लगते हैं और ये इनकी समस्याओं में है, आगे चल के हम बताएंगे। लेकिन चूंकि अभी आप इनकी नीति निर्माण में भूमिका की बात बता रहे हैं तो यहीं तक आप इसको बताइए। आगे बढ़ने से पहले वही जो मैंने पीछे इतना लंबा चौड़ा आप लोगों का आज एक तरीके से आपको लग रहा होगा कि सब बड़ा समय खराब किए, तो वही है कि ये हमारे जो बैच चल रहे हैं तो इन बैच से जुड़िए। एक है अब की बार मेंस पार और शून्य से शिखर बैच, ये उन बच्चों के लिए जो इस बार मेंस दे रहे हैं। तो इसके माध्यम से ये है कि 15 जून के पहले पहले उनका प्रत्येक टॉपिक से, प्रत्येक प्रश्न पत्र से सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन PYQ करा दिए जाएंगे यहाँ। और ये उन बच्चों के लिए शून्य से शिखर बैच जो इस बार किसी कारणवश से प्रीलिम्स रह गए तो वो मुख्य परीक्षा को फोकस करें, या जिनको अगला अक्टूबर में प्रीलिम्स देना है तो वो भी अभी मुख्य परीक्षा पढ़ें। तो यहाँ अपना आराम से वो डेली जो है मुख्य परीक्षा को अपना सुधार करते रहें। तो इस दोनों बैच से जुड़ने के लिए 7303307507 पे संपर्क करिए। ऑफिस को लोग बेहतर बताएंगे। इसी तरीके से आप अपनी कॉपी भेजेंगे, प्रत्येक कॉपी का प्रॉपर वे में मूल्यांकन होगा, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी और उसके बाद जो है इस तरीके से मॉडल आंसर भी दिया जाएगा दोनों बैच में, चाहे आप शून्य से शिखर बैच में जुड़ते हैं या अब की बार मेंस पार बैच में। देखिए शून्य से शिखर बैच जो है वो हमारा थोड़ा स्लो चलता है, वहाँ हम डेली आपको 2 प्रश्न देते हैं और अब की बार मेंस पार जो हमारा बैच है यहाँ डेली आपको 6 प्रश्न दिए जा रहे हैं। तो यही अंतर है, बाकी प्रक्रिया दोनों की सेम है। आप जिसके लिए योग्य हो आप उसका चयन करें और जुड़िए इसके। अब फिर अगला जो है एनजीओ की भूमिका जो होती है वो सहभागी शासन में जो भूमिका होती है वो बताएं कि नागरिक केंद्रित कानूनों के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे अगर एमनेस्टी इंटरनेशनल जो एनजीओ है इनकी अगर बात करेंगे तो मानवाधिकारों के लिए ये बहुत ही मुखर एनजीओ है, मतलब मानवाधिकारों को लेकर के ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो आवाज़ बुलंद करती रहती है और ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकारें हैं उन पर दबाव भी डालती है। तो आप इसकी चर्चा कर दीजिए। अगर भारत के संदर्भ में करेंगे तो देखिए सूचना का जो अधिकार अधिनियम 2005 आया है तो उसके पीछे भी जो है वो एनजीओज की बहुत भूमिका रही है। इसी तरीके से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 है इसके पीछे भी गैर लाभकारी जो संगठन है वो महती भूमिका निभाए हैं। फिर शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम 2009 है इसके पीछे भी इनकी भूमिका रही है। फिर अगर नाज फाउंडेशन की बात की जाए जो LGBTQ के लिए जो बहुत बेहतरीन प्रयास किया और इनके अधिकारों को कुछ हद तक अगर दिलाने में सफल रही तो ये नाज फाउंडेशन की भी आप चर्चा कर सकते हैं। इसी तरीके से जो कैलाश सत्यार्थी का चिल्ड्रंस फाउंडेशन है जो बचपन बचाओ आंदोलन को एक तरीके से लीड करता है, तो वो भी महत्वपूर्ण एनजीओ हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं और शासन में एक तरीके से सहभागी भूमिका निभाते हैं नीति निर्माण के तहत। भाई अगर सूचना का अधिकार आ रहा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आ रहा, शिक्षा का अधिकार आ रहा है, तो अगर इसमें एनजीओज की भूमिका है तो इसी संदर्भ में देखी जा सकती है। तो आप इसकी चर्चा करिएगा और देखिए आपको अपने उत्तर लेखन में इसी तरीके से कुछ उदाहरण देने हैं। ऐसा नहीं है कि सहभागी शासन में एनजीओ की भूमिका करके छोड़ दीजिए। जनरली बच्चे करते हैं 8 अंक वाले प्रश्न में, तो आप लोग बहुत ज़्यादा जो है फैक्चुअल हो जाते हैं कि मतलब बस एक लाइन लिखिए अब उसके बाद कोई उदाहरण नहीं। उदाहरण आप लोग दीजिए, क्योंकि उदाहरण ही जो होते हैं वो आपके दावे की पुष्टि करते हैं, वो आपकी योग्यता को बताते हैं कि नहीं ये केवल रटा नहीं, ये चीज़ों को समझ रहा है। और जब आप इस तरीके का अप्रोच अपनाएंगे तभी आप जो है यदि 8 अंक का प्रश्न है तो 5 या 5.5 नंबर तक आप जो है बहुत ईजिली पा जाएंगे। नहीं तो वही 2.5-3 नंबर जो जनरल मार्किंग होती है उसी का शिकार बनते रहेंगे। तो मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप जो है परीक्षा दीजिए, परीक्षा में मुख्य परीक्षा में बैठिए, तो जब भी आप आंसर राइटिंग करिए
तो उसमें जो भी आप दावा कर रहे हैं तो उसके पीछे का प्रमाण अवश्य दें, तर्कों तथ्यों का प्रयोग जरूर करें। तो ये सारे मतलब एनजीओज हैं, इनको याद कर लीजिए और इनका आपके जीवन में बहुत उपयोग है। कहीं भी आप ऐसे लिखेंगे तो वहाँ उपयोग कर सकते हैं, 4th पेपर में भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं, 2nd पेपर में तो आप कर ही रहे हैं। आपका जो है इसका यूपी स्पेशल के पेपर में भी कुछ भूमिका इसकी है, तो वहाँ भी आप इसका प्रयोग करिए। लेकिन ये तभी कर पाएंगे जब आप चीज़ों को जानते रहेंगे। तो ऐसे कुछ जो महत्वपूर्ण एनजीओ हैं जो यूपी से रिलेटेड हैं या जो राष्ट्रीय स्तर के हैं या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, उनको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए और 2-4 बार अगर रिवीजन कर लीजिएगा तो आप कभी नहीं भूलिएगा। और फिर अगर आपके दिमाग में चीज़ें रहेंगी तो उपयोग तो आप कर ही लेंगे। फिर जो अगला इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, संकटपूर्ण स्थिति से निपटने में एनजीओ जो होते हैं बहुत मददगार होते हैं। जैसे बहुत से एनजीओ कोविड-19 महामारी, उत्तराखंड बाढ़ आपदा, केरल बाढ़ एवं गुजरात भूकंप आपदा के समय सक्रिय भूमिका में रहे, चाहे वो बचाव के लिए चाहे उनके पुनर्वास के लिए। तो किसी न किसी क्षेत्र में जो है एनजीओ जो है अपनी महती भूमिका का निर्वहन करते देखे गए इन सब विपदाओं के समय में भी। तो आप इनको भी एक पॉइंट बना करके इसका भी उल्लेख कर दीजिएगा। फिर अगर थोड़ी सी इनमें चुनौतियां भी हैं, तो चुनौतियां अगर आप नहीं बताएंगे तो आपका उत्तर कंप्लीट नहीं होगा। तो चुनौतियों के तहत सबसे पहली चुनौती है कि इनमें जो है वर्तमान में क्या है कि विश्वसनीयता की कमी देखी जा रही है। और आप इसलिए देख रहे होंगे कि सरकारें जो है इनकी लगातार ऑडिट कर रही हैं और ये अगर थोड़ा सा भी मानक के अगेंस्ट चीज़ें जा रही हैं तो उसको प्रतिबंधित भी कर रही हैं। फिर जो दूसरी इनमें समस्या है वित्त की समस्या। भाई चूंकि ये गैर लाभकारी संगठन होते हैं, इनका अपना कोई आर्थिक स्रोत तो होता नहीं है, ये डिपेंड होते हैं सरकारों पर या बड़ी बड़ी संस्थाओं पे, तो उनसे ही इनको वित्त पोषण मिलता है। तो इनके पास पर्याप्त वित्त नहीं होता कि ये अपने विजन को बहुत बड़े पैमाने पे कर सके। फिर दूसरी जो समस्या होती है कि इनमें जो है कुशल मानव संसाधन की कमी होती है और ये वित्त की समस्या से जुड़ा हुआ पहलू है। बताइए यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप कितने योग्य पेशेवर को जो है आप अपने संस्थान में मतलब नौकरी पे रख सकते हैं, क्योंकि जब आप योग्य रखेंगे तो आपको पैसा देना होगा और पैसा आपके पास है नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई समस्या हैं, तो आप इनका भी उल्लेख करें। और फिर इनमें जो है पारदर्शिता की कमी है, तो ये विश्वसनीयता से ही जोड़ करके आप बता सकते हैं कि भाई ये पारदर्शी नहीं है। ये कहने को तो ये समाज के कल्याण के लिए आते हैं, वंचित वर्गों के लिए आते हैं, पर्यावरण के लिए आते हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं आपदा में अवसर ढूंढने का काम करते हैं। मतलब ये अपने हित के लिए काम करते हैं। और इसीलिए देखिए इस समय बहुत ज़्यादा जो भाजपा गवर्नमेंट है, एनडीए सरकार है, बहुत से एनजीओ पर जो है वो प्रतिबंध भी लगाई है। इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल भी एक महत्वपूर्ण एनजीओ रहा है और फिर ग्रीन पीस भी रहा। इसी के तहत जो ग्रीन पीस नामक जो संस्था रही है उसको भी रहा है। फिर आतंकवाद को प्रोत्साहन, सारी एमनेस्टी इंटरनेशनल नहीं होगा, ग्रीन पीस होगा, आप इसको करेक्शन कर लें, माफ़ कीजिएगा। तो आतंकवाद को प्रोत्साहन, बहुत से एनजीओ जो हैं वो आतंकवादी एजेंडे से प्रेरित होते हैं, मतलब आतंकवादियों के द्वारा ही इनका निर्माण किया जाता है एक मुखौटा के तौर पर। और इनका प्रयास होता है कि ये दिखाने में तो इनका कुछ और है लेकिन इनका वास्तविक उद्देश्य कुछ और होता है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है और इसीलिए इनमें जो है विश्वसनीयता की निरंतर कमी देखी जा रही है। तो ये सारी जो है इस समय चुनौतियां हैं। फिर अगला जो है कि क्षमता निर्माण की कमी, मतलब एनजीओ में अक्सर अपने मिशन को लागू करने के लिए आवश्यक तकनीक एवं संगठनात्मक जो है वो क्षमता ही नहीं होती है। तो ये भी आप जो है आप बता सकते हैं। फिर अगला जो है कि सरकारी प्रतिबंध, मतलब इनके साथ एक बड़ी चुनौती ये है कि कभी कभी सरकारें जो हैं कुछ तो ये अपनी हरकतों की वजह से प्रतिबंधित होते हैं, लेकिन कभी कभी सरकारों के पूर्वाग्रह का भी ये शिकार होते हैं। तो दोनों पक्ष हैं, तो आप ये भी बताइए। और फिर एक संक्षेप में, चूंकि 8 अंक का प्रश्न है, तो एक छोटा सा निष्कर्ष कि इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि नीति निर्माण प्रक्रिया में एनजीओज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किंतु
इसके समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं जिसका निदान करके इन्हें और सशक्त जो है वो बनाया जा सकता है। तो आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था, और चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था तो इसको मैंने कराया है। ये कुछ लिंक्स हैं, इससे भी आप लोग जुड़िए। टेलीग्राम है, ये हमारे 2 यूट्यूब के चैनल हैं, एक तो समृद्धि आई है जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और दूसरा हमारा संदीप मिश्रा ऑफिशियल है, यदि आप लोगों ने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके तैयारी से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ जो है वो यहाँ भी पड़ी हुई हैं और भविष्य में भी आती रहेंगी। और हमारे किसी बैच से जुड़ने के लिए या हमसे बात करने के लिए 7303307507 पे भी आप जो है संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।